9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम खेती किसानी से जुड़े हुए विभिन्न विषय आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि उससे जुड़े हुए हमारे विशेषज्ञ तो आपके सवालों के जवाब दे सके और आपकी कठिनाइयों को दूर कर सकें। तो अगर आपके कोई भी सवाल है तो आज के विषय के बारे में आप जान लें, ताकि इससे जुड़े हुए सवाल आप हम तक पहुँचा सकें। तो आइए जानते हैं क्या है आज हेलो किसान के विषय। आज का हमारा विषय है जैविक खेती, पर्यावरण हितैषी, और साथ ही दूसरा विषय है गेहूं फसल की देखभाल। जैविक खेती की बात करें तो इसे लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, और साथ ही इससे मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। और दूसरा विषय है गेहूं फसल के बारे में। जी हाँ, इससे जुड़े हुए जो भी आपके सवाल है वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। 2 हमारे टोल फ्री नंबर हैं जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे नंबर नोट कर लें। 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री, यानी इन पर आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो बस फोन उठाएं, हमारा नंबर लगाएं और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। 2 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे अगले 1 घंटे तक। हमारे साथ डॉक्टर YS शिवे जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं आप, सस्य विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिवे आपका कार्यक्रम में। आप हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे और अपने अनुभव भी साझा करेंगे। आज का जो हमारा विषय, जैसे कि हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे जो सवाल आएंगे विशेषज्ञों से, जो पूछना चाहेंगे हमारे दर्शक, उनका भी आप जवाब देंगे। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर RH चौकर। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा में। आपका भी डॉक्टर चौकर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप गेहूं फसल के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे, और अगर कोई कठिनाई आ रही है, कोई समस्या आ रही है, उसका समाधान भी बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शिवे, मैं आप से समझना चाहूँगी कि जैविक खेती, जिसे हम पर्यावरण हितैषी कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी समझा रहे हैं अपने दर्शकों को अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कि आज के समय की ज़रूरत भी हो गई है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि हमें जो पर्यावरण की ज़रूरत है, पर्यावरण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाएं, बल्कि अगर हम अपने मानव स्वास्थ्य की बात करें तो आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसान जो रसायन रहित खेती को अपनाएं। देखिए, जैविक खेती है वो मतलब एक तरीके से हमारे पर्यावरण हितैषी तो है ही, लेकिन जो स्वास्थ्य है, मिट्टी का स्वास्थ्य है, पौधों का स्वास्थ्य है, फिर जो पशु खाते हैं उनका स्वास्थ्य है, और मनुष्यों का स्वास्थ्य है, इन सब के लिए आज की ज़रूरत बन गई है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं कई कई क्षेत्रों में, और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो है कुप्रभाव पड़ा हमारी मिट्टी के ऊपर भी, हमारे पर्यावरण के ऊपर भी, और कहीं ना कहीं हमारी जो है उससे जो हमारी इम्यूनिटी शक्ति होती है मनुष्यों की, वो भी कमज़ोर हुई है। तो उसके लिए ज़रूरी हो गया कि आज के हम कुछ क्षेत्र में जैविक खेती को अपनाएं, ताकि इससे जो है हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा हो, और इसके साथ साथ यदि मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पौधे भी अच्छे होंगे, और पौधे के अच्छे स्वास्थ्य होगा तो जब उनको काट के हम पशुओं को खिलाएंगे या मनुष्य खाएंगे, उनका कोई भी सब्जी है, फल है या दाना है, तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि आज के समय में हम सभी लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहे हैं, और जिस तरह के दौर से हम गुजर रहे हैं वहाँ स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, इम्यूनिटी अच्छी हो, ताकि आप जो तमाम तरह की बीमारियाँ फैली हुई हैं उनका आप सामना कर सकें। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम शुद्ध भोजन का आहार लें, शुद्ध भोजन खाएँ, ताकि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे
और ऐसे में जैविक खेती इसका एक बहुत ही ज़रूरी विकल्प है। आइए देखते हैं जैविक खेती पर हमारी ये रिपोर्ट। रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खरपतवार नाशियों की बजाय जैविक खाद, केंचुआ खाद और हरी खाद का इस्तेमाल किया जाता है। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य मिट्टी, पौधों, पशुओं और इंसानों की सेहत को ध्यान में रखते हुए फसल की उत्पादकता को बढ़ाना है। जैविक खेती करने के कई फायदे हैं, जैसे इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर नहीं होती है। इतना ही नहीं, जैविक खेती करने से पर्यावरण को भी फायदा होता है। भूमि के अंदर मौजूद पानी के स्तर में सुधार होता है। मिट्टी, खाद और जमीन में पानी के जरिए होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। खाद बनाने में कचरे का इस्तेमाल होने से बीमारियों में कमी आती है। जैविक विधि से उगाए गए अनाज और सब्जियों का स्वाद और पौष्टिकता भी अच्छी होती है। इतना ही नहीं, जैविक खेती करके जो सब्जियां और फल उगाए जाते हैं, उनकी भंडारण क्षमता भी ज्यादा होती है। जैविक विधि से तैयार सब्जियों में कीड़े मकोड़ों व रोगों का प्रकोप भी अपेक्षाकृत कम होता है। साथ ही जैविक खेती से पर्यावरण संतुलन भी बना रहता है। तो देखा आपने कि जैविक खेती के कितने प्रकार के लाभ हैं और इन फसलों में, जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में भी बताया, कि बीमारियां भी कम होती हैं और अगर कोई समस्या होती भी है तो उसका समाधान भी जैविक तरीके से ही किया जाता है। तो अगर आपके भी कोई सवाल हैं जैविक खेती से जुड़े हुए या फिर आप जैविक खेती कर रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए बात करते हैं डॉक्टर चौकर से, जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं गेहूँ फसल के बारे में। वो हमारे साथ चर्चा करेंगे और दर्शकों के सवालों जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम गेहूं की बात कर रहे हैं और इस वक्त तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय भी है गेहूं के लिए और ठंडक भी अच्छी बनी हुई है। क्या बताना चाहेंगे, गेहूं की स्थिति क्या है और इस वक्त हमारे किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अभी जो स्थिति है जो है हमारे देश में बहुत से क्षेत्र में उगाया जाता है। अगर मौसम देखते हैं तो, और इसकी बिजाई अक्टूबर से शुरू होके जनवरी तक की जाती है। और अब अगर आप देखोगे तो गेहूं विभिन्न अवस्था में मिलेगी। जो अगेती बिजाई है वो इस समय बाली निकलने वाली अवस्था में आ गई है। अगर खासकर आप देखोगे मध्य क्षेत्र है जो हमारा गुजरात है या मध्य प्रदेश है या प्रायद्वीप क्षेत्र है जिसमें हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक आता है, वहां लगभग बाली निकलने वाली अवस्था में गेहूं आ गई। अगर आप ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भी अगर ले होगे, जहां अगेती बिजाई हमारे अक्टूबर में हो गई है, वहां भी बाली निकलने वाली है या निकलने हफ्ते 10 दिन में निकल जाएगी। अगर जिन क्षेत्रों में दिसंबर में बिजाई की थी और जनवरी में किए गए, वहां भी फूट वाली अवस्था में है, ट्रिल्लिंग वाली अवस्था में हम कह सकते हैं गेहूं। अगर हम इन शिष्य की रियायत लें तो किसान भाई जहां हमारी बाली निकल गई वहां तो जैसे पोषक तत्व प्रबंधन है, खरपतवार प्रबंधन वो कर चुके हैं। लेकिन जहां दिसंबर या जनवरी में है वहां किसान भाई अभी खरपतवार प्रबंधन कर रहे हैं और पोषक तत्व प्रबंधन है, और किसान भाइयों को लगभग 40 से 50 दिन तक अवस्था तक कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि जिन किसानों ने अर्ली किस्में ली हैं या लेट ली हैं, उसी के अनुसार ही अभी जो क्रियाएं हैं उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए और बातें होंगी आपसे और दर्शकों से भी कहेंगे कि गेहूं से जुड़ी कोई भी आपकी समस्या है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ अवेयरनेस से जुड़ा आप सवाल करना चाहते हैं, तो भी आपकी कॉल्स के लिए हम यहाँ पर इंतज़ार में हैं। हमें कॉल ज़रूर करें। आगे बढ़े, आइए देखते हैं उससे पहले गेहूँ फसल पर हमारी रिपोर्ट। फसलों की देखरेख के लिहाज से ये महीना काफी अहम होता है। इस समय फसल बढ़वार की अवस्था में होती है। गेहूं में नाइट्रोजन की बची हुई 1/3 मात्रा का छिड़काव करें। मिट्टी की जांच के आधार पर अगर बुआई के समय जिंक और लोहा नहीं डाला हो, पत्ती पर कमी के लक्षण खड़ी फसल में दिख रहे हो, तो 1.0 किलो जिंक सल्फेट और 500 ग्राम बुझा हुआ चूना 200 लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। इसी तरह मैग्नीज की कमी वाली मिट्टी में 1.0 किलो मैग्नीज सल्फेट को 200 लीटर पानी में घोलकर पहली सिंचाई के 2 से 3 दिनों पहले और आयरन सल्फेट की 0.5% के घोल का छिड़काव करें। इसके बाद जरूरत के हिसाब से 1 सप्ताह के अंतर से 2 से 3 छिड़काव की जरूरत होती है। छिड़काव मौसम साफ रहने और खिली हुई धूप में ही करें। गेहूं की फसल को पूरी अवधि में करीब 35 से 40 सेंटीमीटर पानी की जरूरत होती है। इसके छत्रक जड़ें निकलने और बालियों के निकलने की अवस्था में सिंचाई जरूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं करने से फसल पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है।
भारी मिट्टी में 4 और हल्की मिट्टी में 6 सिंचाइयाँ काफी रहती है। कम तापमान रहने के कारण रोगों का खतरा तो कम रहता है, लेकिन फफूंद जनित रोग के लक्षण दिखने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं गेहूं की फसल को चूहों से बचाने के लिए जिंक फॉस्फाइड या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की टिकिया से बने चारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आपने गेहूं पर ये हमारी विस्तृत रिपोर्ट देखी। चलिए अब कॉल्स लेने की जो हमारी शुरुआत है उसको देख लेते हैं। हमारे साथ एक शरद चंद्र जी दर्शक हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं। हेलो हेलो शरद जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अच्छा, मैं शरद जी आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। सभी दर्शकों से यहाँ पर अनुरोध है, जब भी आप कॉल करें कृपया टेलीविज़न को म्यूट कर दें। उस समय अपना सवाल पूरा करें। जवाब सुनने के लिए आप वापस से आवाज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके सवाल को ठीक से समझ नहीं पाएंगे और समय भी इससे बर्बाद होता है। जी शरद जी बताइए सवाल क्या है। जी शरद जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैम। टेलीविज़न आपने म्यूट कर दिया? जी। चलिए बहुत शुक्रिया, बताइए सवाल क्या है आपका? मैम केचुआ खाद के 1 बीघे में कितना डालना चाहिए गेहूं में? केचुआ खाद 1 बीघे में कितनी डालनी चाहिए? ठीक है डॉक्टर चक्कर, क्या बताना चाहेंगे आप? जो केचुआ खाद है इसमें अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप अगर डॉक्टर शिवाय से पूछोगे मेरे ख्याल से मैं बता देता हूँ। देखिए, केंचुए खाद के अंदर जो है नाइट्रोजन फास्फोरस बहुत अच्छी उपलब्धता में होती है, तो इसलिए जो है इसको उपलब्धता के अनुसार डालना चाहिए। लेकिन इन्होंने 1 बीघे में पूछा है। मेरे विचार से यूपी और उत्तराखंड के अंदर जो है बीघा जो है वो 2 तरीका का होता है। कच्चा बीघा भी होता है, पक्का बीघा भी होता है। तो कच्चा बीघा जो होता है वो 6.25 बीसे का होता है, और पक्का बीघा जो है हमारा वो करीब 20 बीसे का होता है। तो उसके अनुसार जो है एक कच्चे बीघे में लगभग, यदि वो उसके हिसाब से डालना चाहें कच्चे बीघे के पक्के बीघे के हिसाब से, मैं कच्चे बीघे के हिसाब से बताता हूँ क्योंकि 12.5 बीघे होते हैं 1 हेक्टेयर के अंदर। तो लगभग जो है हमको 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति बीघे के हिसाब से डालनी चाहिए। बिल्कुल, यदि उपलब्ध है। और यदि उपलब्ध नहीं है फिर कम भी डाल सकते हैं, 2 से 3 मतलब जो आप बता रहे हैं, मतलब ये एक कह सकते हैं कि उचित तो यही है। हाँ, उचित यही है। यदि ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो लगभग जो है वो 5 से 6 क्विंटल पर बीघे के हिसाब से डालना चाहिए उनको गेहूं की खेती करने के लिए, क्योंकि ये जैविक खाद अच्छी खाद है, केचुए की खाद है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 2 से 2.5% होती है। फास्फोरस भी लगभग 1% के आसपास होता है। पोटास भी जो 2-2.5% होती है। तो इसके साथ साथ जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी उपलब्ध होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयरन। तो इसको डालेंगे तो मैं समझता हूँ अच्छी पैदावार मिलेगी और नाइट्रोजन की कमी भी नहीं होती है यदि हम केचुए की खाद गेहूं के अंदर डालते हैं। जी, एक कॉलर है नंद स्वरूप जी हैं हमारे साथ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आइए बात करते हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है? हेलो जी नंद स्वरूप जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो नंद स्वरूप जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है, कोई लगता है या तो वहाँ से कुछ समस्या है उनकी फ़ोन लाइन में। तो नंद स्वरूप जी, अगर आप अभी मुझे टेलीविज़न से सुन रहे हैं तो आपसे मैं अनुरोध करूँगी कि आप फिर से हमारा नंबर लगाएं और कोशिश करें कि आप नेटवर्क क्षेत्र में रहें जब भी आप फ़ोन करें, ताकि हम आपको ठीक से सुन सकें और समय भी व्यर्थ ना हो। चलिए अब बात कर लेते हैं गेहूँ पर। डॉक्टर चौकर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, गेहूं की जैसे हम बात करें और देख रहे हैं कि हम तापक्रम जो है काफ़ी नीचे गिर रहा है, कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हुई है, रिकॉर्ड बारिश हुई है, तो इसका किस तरह का प्रभाव है गेहूं की फसल पर? देखिए, जो बारिश है काफ़ी क्षेत्र में हुई है, बारिश भी अच्छी हुई है और इससे तापमान गिरेगा, लेकिन इसका अभी तो गेहूं में फायदा ही है। लेकिन किसान भाई थोड़ी देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंट जो हमारी बारिश होती है, तापमान गिरता है, क्योंकि इसमें आर्द्रता बढ़ेगी, नमी बढ़ेगी, तो कुछ बीमारी खासकर जो पीला रतवा है उसके आने की संभावना बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों को अपना खेत का मुआयना करता रहना चाहिए। अगर जहां भी थोड़ा सा भी कहीं पैच लगता है, मतलब पीले रतवे का आएगा, तो पीले रतवे की जैसे पहचान है, तो अगर पत्ते पर अगर हाथ लगा के देखोगे तो हल्दी वाला जैसे पाउडर सा आता है वो हाथ पे लगेगा और ये धारियों में रहता है पीला रतवा।
और ये अगर इसका प्रकोप बढ़ता है तो ये काफी हानि कर देता है। तो अब इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई है जो 2 दवाई हैं, जैसे प्रोपिकोनाजोल है, इसका छिड़काव कर सकते हैं। 0.1% का है, 200 ml दवाई प्रति एकड़, या टेबुकोनाजोल है उसका भी 200 ml प्रति एकड़। इसकी जो खासकर किसान भाई ध्यान दे, जहां भी पैच है शुरुआत में उसी क्षेत्र में आप अगर स्प्रे कर देंगे तो इसका नियंत्रण हो जाएगा। पूरे खेत में करने की जरूरत नहीं है, इसको लगातार मुआयना खेत का करते रहें और इसके बाद 10 से 15 दिन बाद अगर जरूरत पड़े तो दोबारा इसका जो दवाई का है वो दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्योंकि बारिश अच्छी हुई है, कई क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, ये गेहूं की फसल के लिए अच्छा भी है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि तापमान नीचे गिर रहा है और वातावरण में आर्द्रता यानी नमी जो है वो बढ़ जाएगी, इससे पीला रतुआ रोग लगने की आशंका बनी हुई है गेहूं की फसल में। किसान फसलों का मुआयना समय समय पर करते रहें और अगर कोई संकेत मिलता है तो उसका उपचार किस तरीके से करना ये भी आपने जान लिया है। एक कॉलर है जिन्होंने हमें कॉल किया है, यशवंत जी हैं, आइए बात कर लेते हैं। जी यशवंत जैन जी, बताइए क्या सवाल है? आप शिवपुरी मध्य प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं, सवाल बताएं अपना। यशवंत जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्कार साहब। जी नमस्कार यशवंत जी, सवाल बताइए। हाँ नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि मैं पहले तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे देश में खाद की जो किल्लत होती थी उसको दूर करने का प्रयास किया और किसानों को खाद भी मिली और जिसके कारण आज रकबा भी हमारा बड़ा है। सरसों का भी रकबा बहुत हमारे यहाँ अच्छा है और गेहूं की पैदावार हालांकि हमारे यहाँ कम है, लेकिन गेहूं में एक समस्या हमारे सामने आ रही है कि ऊपर जब बाली निकलने का समय आता है तो वहां पर काले काले धब्बे से आ जाते हैं जी। और दूसरे जो चूहे के कारण हमारे नीचे जो चूहे लग जाते हैं उनसे क्या है पेड़ कट जाते हैं। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है जैविक खेती में कि जो हम बायोगैस से जो खाद बनाते हैं और केंचुए से खाद बनाते हैं, उनकी उपयोगिता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण रहेगी? ठीक है यशवंत जी, दोनों ही सवाल हैं और जैसा कि आपने सरकार के प्रयास के बारे में बताया कि किस तरीके से जो खाद की समस्या रहती थी वो समस्या दूर हुई है और इसके अलावा किस तरीके से आप बता रहे हैं कि हमारे किसानों का रकबा भी बढ़ा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप जो इसका लाभ उठा पा रहे हो और सरकार की भी यही कोशिश रहती है कि किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। हमारे साथ दोनों मेहमान हैं और दोनों मेहमानों के लिए सवाल है। पहले मैं डॉक्टर चौकर आपसे समझना चाहूँगी, जैसे इन्होंने गेहूं के बारे में बताया कि धब्बे अब पड़ जाते हैं बाली में, इसकी क्या वजह होती है? देखिए, जो भी बता रहे हैं काले धब्बे या पाउडर्स आते हैं, ये 2 तरह की बीमारी आती है। जैसे खुली कंगारी है, खुला कंडवा बोलते हैं जिसे हमें, एक तो ये आती है। दूसरा है एक ध्वज कंडवा आता है, उसमें भी धारियों में कालापन रहता है। तो इनका जो ट्रीटमेंट है बाद में हम बहुत कुछ नहीं कर पाते। तो शुरू में जो सीड ट्रीटमेंट है वो किसान भाइयों को करना चाहिए, जैसे कार्बोक्सिन है, कार्बेंडाजिम 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज अगर हम इसका सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं, या टेबुकोनाजोल है 1 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से अगर हम कर लेते हैं तो इन बीमारियों का प्रकोप हम कम कर सकते हैं। बाद में तो अगर इनका प्रकोप देखने को मिलता है तो किसान भाई सावधानी से जो पौधे निकाल के उनको या तो दबा दें या उनको नष्ट कर दें, क्योंकि ये इनका अगले अगर दूसरे पौधों पे जाएगा तो अगले साल भी इनका प्रकोप बने रहने की संभावना रहती है। दूसरा एक और प्रिकॉशन किसान भाई ले सकते हैं कि जैसे कनाल बंट में, उसमें भी जो दाने होते हैं, दानों में अगर बोझा प्रकोप होता है उसमें पाउडर हो जाता है दानों में, तो उसमें भी जैसे हम निर्यात करते हैं तो उसमें भी समस्या आती है। तो वहां भी किसान भाई है, जैसे आप ध्वज पत्ता निकालते हैं, जैसे फ्लैग लीफ बोलते हैं, और उस टाइम अगर किसान भाई एक स्प्रे प्रोपिकोनाजोल का है 0.1% का अगर कर देते हैं वो घोल, 200 ml दवाई है 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ अगर छिड़काव कर देते हैं, उसमें भी जो करनाल बंट का है तो प्रकोप कम हो जाता है। तो खासकर जो जहां बीज बना रहे हैं तो वहां भी जो प्रकोप है करनाल बंट का आने वाले जो अगले सीजन में है तो कम रहेगा। अगर इनको किसान भाई ध्यान रखेगा तो इन जो बीमारी है या रोग है इनको नियंत्रण कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा किसान भाई का एक और इनका सवाल था जो चूहों का था, वैसे तो आपने अभी कवर किया था वो, फिर मैं दोबारा बताना चाहूंगा। तो 3 से 4 ग्राम जो जिंक फॉस्फाइड है उसको 1 किलोग्राम आटे में थोड़ा सा गुड़ या तेल मिलाकर गोलियां बना लें,
1 या 2 दिन पहले मान लो जो भी बिल है उनको बंद कर ले, जो दोबारा जो बिल खुलते हैं उनमें 1-2 दिन बिना दवाई के वो आपके जो गुड़ या जो आटे की गोलियां हैं तेल मिलाकर तो डाल दे, जहां चूहे खाएंगे तो दोबारा जो दवाई से जिंक फॉस्फेट से ट्रीटेड जो आटे की जो गोलियां हैं वो अगर वो बिल के पास डाल देंगे तो चूहे खाकर उनका नियंत्रण आप कर सकते हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर शिवे, इनका दूसरा सवाल ये था कि जो केचुआ खाद है और जो बायोगैस प्लांट से स्लरी निकलती है उसकी जो खाद है, तो इसमें क्या फ़र्क है और कितनी लाभकारी हैं दोनों? हाँ, देखिए केंचुए की खाद जो है बहुत ज़रूरी है। जो भी जैविक खेती करना चाहते हैं हम, तो केंचुए की खाद जो खुद बनानी चाहिए किसानों को। और गोबर गैस सल्ली, यदि वो गोबर गैस लगाते हैं अपने यहाँ तो उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो उनको कुकिंग के लिए गैस मिलती है, खाना बनाने के लिए, और दूसरी बात ये सल्ली निकलती है, उस सल्ली को जो ले जाएगा खेत में पानी के साथ देंगे तो हमें जैसे यूरिया देते हैं इस तरीके से जो नाइट्रोजन की उपलब्धता जो है गोबर गैस सल्ली से होती है। और मैं किसानों को ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जरूर जो है छोटी यूनिट लगाएं भले ही, लेकिन जरूर लगाएं वर्मी कंपोस्ट की भी और जो गोबर गैस सल्ली की भी, क्योंकि गोबर गैस सल्ली और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाएंगे तो सारा रेजिड्यू भी उनका बचता है, वो जो है वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से खाद बन जाएगी, अच्छी खाद बनेगी और उसमें पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। और उसमें किसी तरीके से ज़्यादा मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये 10 दिन पहले डालें 15 दिन पहले डालें तब बुआई करेंगे, ऐसा नहीं है। वर्मी कंपोस्ट की खाद डालने के तुरंत बाद जो है बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि सारे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं उसके अंदर। और गोबर गैस सल्ली जो निकलती है उसको ड्रम में भर के आप खेत में लेके जाएं और जहाँ पानी चल रहा है उसके साथ बहते हुए पानी में उसका जो है एक स्रोत कर दें और उसके साथ साथ जो है जो भी नाइट्रोजन की कमी होती है वो दूर हो जाएगी। तो जो स्लरी जो आप बता रहे हैं उसको सर कुछ आगे ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती? नहीं, बिल्कुल वो रेडीमेड खाद होता है, उसमें अमोनिकल नाइट्रेट फॉर्म दोनों में होता है नाइट्रोजन और तुरंत उपलब्ध हो जाता है पौधों के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है कि देखिए आपकी ऊर्जा की जरूरत जो है वो भी पूरी हो रही है बायोगैस प्लांट से, और उसके बाद जो उसका रेसिड्यू निकलता है वो अपने आप में तैयार खाद है जिसे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला भी लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है।
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में और साथ ही हम बता रहे हैं आपको गेहूं फसल में कौन सी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना इस वक्त ज़रूरी है ताकि अच्छी फसल उन्हें प्राप्त हो सके, किसान अच्छी फसल ले सके। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, माता प्रसाद जी स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है? माता प्रसाद यादव। हाँ जी नमस्कार। पहले आप टेलीविजन को म्यूट कर दें प्रसाद साहब। हाँ, टेलीविजन को म्यूट कर दीजिए आप अभी। गेहूं में खरपतवार बहुत ज्यादा है, पतली और चौड़ी पतली। पहले आप टेलीविजन को म्यूट कर दें प्रसाद साहब। हाँ, टेलीविजन को म्यूट कर दीजिए आप अभी। गेहूं में खरपतवार बहुत ज्यादा है, पतली और चौड़ी पतली। मिर्जापुर से बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से माता प्रसाद जी हैं जिनका कहना है कि गेहूं फसल में काफी खरपतवार की समस्या आ रही है। जी चौकर साहब क्या बताना चाहेंगे? किसान भाई कह रहे थे इनके खेत में संकरी और चौड़ी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार है। तो अगर इनके यहाँ थोड़ी प्रतिरोधकता की अगर कोई समस्या नहीं है तो किसान भाई, क्योंकि संकरी चौड़ी पत्ती दोनों तरह खरपतवार है, तो किसान भाई कुछ 4 मिश्रण है जिसमें जैसे क्लोडिनाफोप प्लस मेटसल्फ्यूरोन का 4 मिश्रण है, तो उसकी जो मात्रा है 160 ग्राम प्रति एकड़ किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एक और 4 मिश्रण है सल्फा सल्फ्यूरोन प्लस मेटसल्फ्यूरोन, इसकी जो मात्रा है 16 ग्राम प्रति एकड़। अगर इनकी जो फसल की अवस्था है लगभग 40 से 45 दिन के आसपास, अगर दिसंबर के आसपास इन्हें बोए, तो ये दोनों तरह के जो मैंने शाकनाशी बताया इनको प्रयोग कर सकते हैं। तो संकरी और चौड़ी पत्ते की दोनों की समस्या का निदान कर सकते हैं। या किसान भाई जैसे क्लोडिनाफोप है, अगर ये 4 मिश्रण नहीं मिलता, क्लोडिनाफोप है, पिनोक्साडाइन एक और आती है 5% का है 400 ml प्रति एकड़, इनमें से कोई सी भी क्लोडिनाफोप या पिनोक्साडाइन ये डाल के, तो इसके 3 से या 5 दिन के अंतराल पर दूसरी जो चौड़े पत्ते की हैं जैसे मेटसल्फ्यूरोन है, मेटसल्फ्यूरोन की उत्पाद मात्रा है 8 ग्राम प्रति एकड़, या कार्फेंट्राजोन है 20 ग्राम प्रति एकड़, या 2,4-D, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे संकरी या चौड़े पत्ते दोनों तरह के किसान भाई खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। डॉक्टर शिवे, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? क्या कोई और जैविक तरीके भी हैं जिससे खरपतवार का नियंत्रण किया जा सके? क्योंकि हम जैविक खेती पर बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है बात कर रहे हैं जैविक खेती में जो खरपतवारों का नियंत्रण होता है वो इंटरकल्चर ऑपरेशन के माध्यम से ही होता है। खुरपी द्वारा करते हैं या हैंडो द्वारा करते हैं या कसी द्वारा जो है हम खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं। उसके 2 फायदे होते हैं, क्योंकि एक तो यदि हम खुरपी चलाएंगे या हैंडो चलाएंगे तो खरपतवार तो निकल ही जाते हैं, और निकलने के बाद में मिट्टी के ऊपर जो एक परत बना लेते हैं उसको लाइव मल्च का भी इस्तेमाल के रूप में कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम खुरपी चलाते हैं या खसोला चलाते हैं तो मिट्टी के अंदर जो है वायु का आदान प्रदान बहुत अच्छे ढंग से होता है। तो जो हमारे पोषक तत्वों की उपलब्धता है, वो जीवाणु की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, और जीवाणु की जो एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो उससे जो है हमारा वातावरण से जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो भी एक्टिव हो जाते हैं, और साथ साथ जो है हमारे दूसरे बैक्टीरिया जो फायदेमंद बैक्टीरिया फंजाई है वो भी एक्टिव हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो है खरपतवारों का नियंत्रण करना जैविक खेती के अंदर वो जो है केवल इंटरकल्चर ऑपरेशन के माध्यम से ही संभव है। लेकिन डॉक्टर साहब मतलब मैनुअली इसे कर पाना तो मतलब काफी श्रम लगेगा इसमें। नहीं, आजकल जो बड़ा इनोवेशन आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो मशीन चालित हैं, बैटरी चालित जो इंटरकल्चर ऑपरेशंस के लिए कुछ ऐसे यंत्र भी आ रहे हैं, तो 2 लाइनों के बीच में हम
उसको चला के अच्छा, ऐसी मशीनें भी हैं। मशीनें भी आ गई हैं आजकल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफी तरीके से उसको मॉड्यूलेट करके ऐसे यंत्र बनाए हैं जो बैटरी से या इलेक्ट्रिक से रिचार्ज सोलर एनर्जी का भी काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, एक कॉलर है शशि रंजन जी हैं, जिन्होंने बिहार से कॉल किया, ये बात कर लेते हैं। जी शशि रंजन जी, बताइए सवाल क्या है आपका। शशि रंजन जी, बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, आपसे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगी। और देखिए, बार बार ये कहना पड़ता है कि टेलीविजन को म्यूट कर दें जब आप हमसे बात करें। बथुआ के खेत में, गेहूं के खेत में बथुआ ज्यादा है सर। चौकर साहब, गेहूं के खेत में बथुआ हो गया है, एक तरीके से खरपतवार ही से माना जाए। जी हाँ, इसमें एक चौड़ी पत्ती खरपतवार है। इसमें जैसे मैंने पहले बताया था 2,4-D भी 2-3 फार्मूलेशन की है। जैसे अगर 80% जो पाउडर वाली है तो किसान भाई वो ले सकते हैं 250 ग्राम प्रति एकड़, या ईस्टर की है 38% की ईस्टर फार्मूलेशन की है, तो वो लेना चाहें तो किसान भाई 400 ml के आसपास वो प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हैं। या मेट सल्फ्यूरोन है, मेट सल्फ्यूरोन की जो उत्पाद मात्रा 8 ग्राम प्रति एकड़, इनमें से कोई सी भी शाकनाशी किसान भाई ले सकते हैं और इनका प्रयोग कर सकते हैं। जी, एक कॉल सेंटर सवाल भी है चौकर साहब, ये भी ले लेते हैं। ये हारून किदवई जी हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र से हमें ये सवाल पहुंचाया है। कह रहे हैं कि 1 एकड़ में गेहूं की पौध लगाई है, पर बारिश और ठंड की वजह से नीचे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं। 45 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव प्रति एकड़ के हिसाब से कर चुके हैं। अब क्या करना चाहिए, क्या बताएंगे इन्हें? देखिए, जो पीलापन आता है गेहूं में 2-3 कारण से हो सकता है। सबसे पहले पोषक तत्व, अगर नीचे वाली जैसे पत्तियों में पीलापन आता है तो ज्यादातर नाइट्रोजन की कमी से आता है, लेकिन किसान भाई का यूरिया इन्होंने दे दिया है। तो इसके बाद दूसरा कारण हो सकता है कि मैग्नीशियम की, क्योंकि मैग्नीशियम भी नीचे वाली पत्तियों में पीलापन आता है मैग्नीशियम कारण। अगर धारियों के बीच में पीलापन है तो मैग्नीशियम की कमी के कारण हो सकता है। तो उसके लिए किसान भाई मैग्नीशियम सल्फेट है, 1 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 3 से 4 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि कई बार देखा गया कि जमीन थोड़ी भारी है या नीचे हमारे हार्ड पैन बन जाती है कई बार, तो उसके कारण भी पानी खड़ा रहता है, तो उसमें भी पीलापन आ जाता है वहां भी। तो वहां भी पानी की अगर निकासी प्रॉपर रहे तो बेहतर रहता है, तो उसमें भी पीलापन नहीं होगा। कई बार देखा है ठंड थोड़ा सा अगर बढ़ जाती है तो उसमें भी पीलापन आ जाता है उसमें। लेकिन नीचे की पत्ती, अगर ऊपर की पत्तियों में पीलापन आता है तो उसमें आयरन की कमी से भी हो जाता है या सल्फर की कमी से। लेकिन किसान भाई नीचे वाली पत्तियां कह रहे हैं तो हो सकता है कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम की कमी से, तो मैग्नीशियम सल्फेट ही किसान भाई डाल सकते हैं। तो एक और मैं किसान भाई को कहना चाहूंगा कि आपकी मिट्टी का परीक्षण भी करवा लें, तो इससे भी इनको अनुमान रहेगा कि किस तरह के जो सूक्ष्म तत्व है उनकी कमी या दूसरे पोषक तत्व उनकी कमी इनके खेत में है। जी बिल्कुल, मिट्टी की टेस्टिंग करा लें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड तो हम लगातार बताते रहते हैं कि कितना ज़रूरी है आज के समय में किसानों के लिए बनवाना। एक कॉलर हैं जिन्होंने राजस्थान से मैं कॉल किया है, आइए हम बात करते हैं। हेलो जी, बताइए क्या सवाल है आपका। वीरमा राम जी हमारे साथ हैं राजस्थान के जोधपुर से। बताइए सर, सवाल बताएं अपना। हाँ जी, ये केंचुआ खाद बनाने की विधि क्या है? केचुआ खाद, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, इस पर हम चर्चा करने ही वाले थे। डॉक्टर शिवे, केचुआ खाद कैसे बनाएं? हाँ देखिए, केचुआ खाद बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए जहाँ केचुआ खाद बना रहे हैं, यदि नीचे पक्का फ्लोर बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम उसके ऊपर पक्का फ्लोर बनाने के बाद में फिर हम रेजिडू डालते हैं, जो भी हमारा बचा हुआ रेजिडू है, घर का रेजिडू है, या हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कोई भी चाहे गेहूं का है चाहे पेडी का एक्स्ट्रा है, उसको बिछा देते हैं। उसके बाद में फिर गोबर की खाद की लेयर लगाते हैं, फिर उसके बाद में जो है ऊपर से फिर हम रेजिडू डालते हैं, और फिर जो है उसके बाद हम केचुआ डालते हैं। तो इस तरीके से जो है केचुआ खाद बना सकते हैं आप। लेकिन केचुआ की खाद बनाने के लिए केचुओं को भी लेना ज़रूरी होता है। जो केचुए होते हैं उनको लेने के लिए या तो कृषि विज्ञान केंद्र से आप ले सकते हैं, या कृषि विश्वविद्यालय से ले सकते हैं, या किसी जो हमारी ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से भी जो केचुए मिल जाते हैं, दिए जाते हैं खाद बनाने के लिए। तो ये सुनिश्चित कर लें कि जहाँ पे आप केचुए की खाद बना रहे हैं, या तो जो है उसका पक्का फ्लोर बना लें, चारों तरफ से जो उसकी बाउंड्री कर लें, और उसके बाद में जो है फिर लेयर बाई जो रेजिडुअल
बिछाएं, रेजिड्यू के बाद में गोबर की खाद बिछाएं और फिर जो है रेजिड्यू बिछाएं। रेजिड्यू आपका घर का भी हो सकता है, किचन वेस्ट भी हो सकता है, उसको भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है फिर इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जैसे सर्दी पड़ रही है अब इस समय जो है उसको ढकने की ज़रूरत पड़ती है, विशेषकर जो हमारा पुआल से और फिर उस ऊपर से जो हमारा बोरी वगैरह होती है उससे भी ढक सकते हैं ताकि उनको सर्दी वगैरह से केंचुए ना मरें। और यदि गर्मी पड़ रही है तब गर्मी पड़ती होती है तो तब ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि बार बार हमको हल्का हल्का पानी देने की जरूरत पड़ती है जी, क्योंकि दोनों तरीके से गर्मी सर्दी से केंचुए के मरने की संभावना हो जाती है। डॉक्टर शिवे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि केंचुए की भी अलग अलग प्रजातियां होती है, तो क्या ये जहां पर आप केंचुआ खाद बनाना चाहते हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार होता है या फिर दूसरे फैक्टर्स होते हैं? नहीं, भौगोलिक स्थिति के अनुसार भी होता है और जो उपलब्ध हो वही इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि एसिना फोर्टिडा जो है ज़्यादातर यूज किया जाता है केंचुआ खाद बनाने के लिए और जल्दी जो है ये वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है। इस वजह से एसिना फोर्टिडा का ही इस्तेमाल करते हैं। ये स्पीसीज बहुत प्रचलित है किसानों के यहाँ भी, और जो हमारे ICAR के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, KV के हैं, वहाँ ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। आइए बात करते हैं डॉक्टर चौकर से, हमारे साथ लगातार बने हुए गेहूं पर। डॉक्टर साहब, इस समय और हमारे किसानों को आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि आपने बताया कि जो ये ठंडक पड़ रही है ये गेहूं की फसल के लिए अच्छी भी है, लेकिन साथ ही साथ जो वातावरण में आर्द्रता बढ़ रही है उससे बीमारी की भी आशंका बढ़ जाती है। इसके साथ और किन बातों का ध्यान रखें हमारे किसान? देखिए, इसके बाद थोड़ा सा जैसे भी फरवरी में तापमान बढ़ेगा, थोड़ा उसमें भी जो कीट हैं उनकी आने की भी संभावना बढ़ जाती है। जैसे एफिड है, चिप्पा है, उसके आने की संभावना बढ़ जाएगी। थोड़ा है दीमक है, उसका भी प्रकोप देखने को मिल सकता है। तो अगर खड़ी फसल में जैसे मान लो अगर दीमक का आगे प्रकोप आता है तो किसान भाई तो उसमें जैसे क्लोरपायरिफोस है 1.5 से 2 लीटर 20 किलो रेत मिला के डाल सकते हैं, या फिप्रोनिल है उसको 4 किलो प्रति एकड़ डालकर फिर सिंचाई कर सकते हैं। अगर चेपा या जैसे माहू का इनका अगर प्रकोप रहता है तो वहाँ किसान भाई ये 2-3 जो मैंने कीटनाशक बताई थी, जैसे 20 ग्राम थायोमेथाक्सम है, या हमारे पास दूसरा एक इमेडाक्लोप्रिड है 40 ml प्रति एकड़, अगर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो ये चेपा है ये आता है कि ये मतलब पूरे खेत में नहीं आता, बॉर्डर पे आएगा। पहले किसान भाई अपना खेत का मुआयना करें और जो शुरू में जो स्प्रे करना है वो खेत के चारों तरफ कर सकते हैं किसान भाई। और मतलब स्प्रे भी तब करना है जब इसकी जो कीट हैं लगभग अगर 5 जो चेपे का अगर नंबर रहता है प्रति जो बाली, तभी किसान भाई जो ये जो कीटनाशक है इनका प्रयोग करें। जी, एक कॉलर हैं बिहार के बक्सर से, हमारे साथ धनंजय जी हैं फोन लाइन पर। आइए बात कर लेते हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है? टेलीविजन म्यूट कर दें पहले। धनंजय जी टेलीविजन म्यूट कर दें आप। हाँ, हेलो जी, हेलो धनंजय जी पहले टेलीविजन आप म्यूट कर दीजिए टेलीविजन को आप पहले। मेरा सवाल है कि गेहूं मतलब पीला हो गया पत्ती उसका, गेहूं की पत्तियां पीली हो गई हैं। हाँ म्यूट कर दे। हाँ बोलिए। ठीक है, गेहूं की पत्तियां बता रहे हैं आप पीली पड़ गई हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब इस सवाल का जवाब हम दे चुके हैं कार्यक्रम में, लेकिन फिर भी आप क्योंकि हो सकता है अभी भी हमारे साथ जुड़े हों, डॉक्टर चौकर क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर मैंने पहले बताया था जैसे अगर पत्तियां ऊपर वाली जो पत्तियां इनकी अगर पीली पड़ी हैं, थोड़ा सा भी जैसे धुंध है या ठंड रहती है तो इसमें जो लोहों की जो आयरन की उसकी कमी हो जाती है। अगर जो पत्तियों की जो सिराएं अगर पीलापन है वो धीरे धीरे बढ़कर फिर पूरी पत्ती पीला हो जाती हैं। ऊपर की जो पत्तियां, अगर ऊपर जैसे नई पत्तियां निकल रही हैं तो सल्फर की कमी भी हो सकती है। तो उसके लिए किसान भाई जैसे मैंने बताया था कि अगर आपकी सल्फर का सबसे बढ़िया जो सस्ता सोर्स है वो जिप्सम है। अगर आप लगभग 1 क्विंटल अगर आप जिप्सम प्रति एकड़ किसान भाई बुरकर अगर सिंचाई कर देंगे तो उसमें जो सल्फर की है उसकी कमी आपका कमी पूरी हो सकती है।
दूसरा, अगर ऊपर की पत्तियों में धारियों के बीच में पीलापन हो, फिर वो मैग्नीज की, अगर जमीन हल्की है तो उसके कारण भी पीलापन आ जाता है। तो उसके लिए जैसे मैग्नीज सल्फेट है, 1 किलोग्राम मैग्नीज सल्फेट, उसके साथ 3 से 4 किलोग्राम यूरिया मिलाकर स्प्रे कर दे किसान भाई, तो ऊपर की जो पत्तियों का पीलापन है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। अगर नीचे की पत्तियों में पीलापन है तो नाइट्रोजन की कमी से हो सकता है या मैग्नीशियम सल्फेट की कमी से हो सकता है। तो उसके हिसाब से किसान भाई तो इन दोनों पोषक तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं। जी, एक और हमारे पास सवाल है, कॉल सेंटर सवाल हमारा है। इसमें एक हमारे दर्शक हैं, इनका नाम है कैलाश नाथ पांडे, उत्तर प्रदेश के हैं ये दर्शक। इनका कहना है कि ये गेहूं फसल का बीमा करा चुके हैं लेकिन बारिश की वजह से बुआई नहीं कर पाए हैं। क्या करें, अब कैसे करें बुआई? बारिश और ठंड की वजह से नहीं कर पाए बुआई। क्या भी समय इनके पास कोई आप किस्में बताना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश से हैं ये दर्शक हमारे। देखिए, वैसे तो 15 जनवरी तक गेहूं की बिजाई कर लेनी चाहिए। अभी जो अगर बिजाई करेंगे थोड़ा सा इकोनॉमिकल नहीं रहता तो आगे किसान भाई दूसरी फसल लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ किस्में हैं बहुत ही जो कम अवधि की हैं, जैसे WR 544 है, पूसा गोल्ड है, वो किसान भाई मतलब लगा सकते हैं। तो ये भी आपकी जो किस्म है बहुत कम अवधि की है, ये बहुत कम समय में पककर तैयार हो जाती है। लेकिन इसके बाद अगर किसान भाई गेहूं ना लगाना चाहे, दूसरे अगर फरवरी में दूसरी फसल है जैसे, तो वो किसान भाई लगा सकते हैं। जी जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? इसमें देखना चाह रहा था क्योंकि गेहूं लगाना तो बिल्कुल भी मतलब मेरे विचार से जैसे समय चला ही गया उसका, ने भी कहा है कि लगाना इकोनॉमिकल नहीं है, लेकिन जई वगैरह लगा सकते हैं, चारे के लिए जई हो सकती है। तो जई एक अच्छा विकल्प हो सकता है, या थोड़े दिन बाद लगाएंगे तो मक्का वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन अभी गेहूं लगाना तो ठीक नहीं है। जैसे कह रहे हैं कि इन्होंने क्योंकि बीमा भी करवा लिया है गेहूं का, तो मुझे लगता है कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं उसके पास जाएं, हो सकता है इसका भी कोई विकल्प हो कि क्या बता देंगे। जी, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा
किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में और साथ ही गेहूं फसल के बारे में भी आपको बता रहे हैं कि कैसे करें इस समय अपनी फसल की देखभाल। एक कॉलर हैं जिन्होंने हमें नालंदा से कॉल किया, बिहार से कॉलर है हमारे साथ। आइए सवाल ले लेते हैं उनका। हेलो जी विनोद कुमार जी, बताइए क्या सवाल है। पहले आप टेलीविजन म्यूट कर दें। देखिए हम आप बातचीत आगे नहीं बढ़ा पाएंगे अगर आप टेलीविजन विनोद कुमार टेलीविजन म्यूट कर दीजिए पहले। उग गया है सर गेहूं के फसल में। गेहूं के फसल में खरपतवार ज्यादा उग गया है सर। चलिए ठीक है, गेहूं की फसल में खरपतवार की समस्या हो गई है। अब मैं फिर से मैं दर्शकों कितने दिन की हो गई आपकी फसल? फोन कट गया इनका। देखिए यही होता है, दर्शक अपनी आवाज़ सुनने की वजह से टेलीविजन की आवाज़ करके रखते हैं और समय भी व्यर्थ जाता है और आपका सवाल भी हम नहीं समझ पाते हैं। तो कृपया एक बार फिर से आप सुन लें कि जब भी आप हमें फ़ोन करें टेलीविजन को म्यूट कर दें, सवाल पूरा करें। जवाब सुनने के लिए फिर से आवाज़ कर सकते हैं। जी डॉक्टर चौकर क्या बताना चाहेंगे? बता रहे खरपतवार की समस्या होगी, बिहार से नालंदा से थे दर्शक हमारे। हाँ देखिए, मैंने पहले भी खरपतवार के बारे में बताया था। तो जैसे डॉक्टर शिवाय कह रहे थे, तो इनको किसान भाई को देखना होगा कि इनकी फसल किस अवस्था में है। अगर 40 से 50 दिन तक है, 55 दिन तक, फिर अब भी हम सिफारिश करते हैं कि खरपतवारों के अनुरूप जो अपनी शाकनाशी है दवाई उनका चयन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर चौड़े पत्ते की समस्या है तो उस एरिया में ज़्यादातर तो चौड़े पत्ते की समस्या रहती है बिहार में। तो वहाँ किसान भाई जैसे 2,4-D है, 2,4-D ले सकते हैं, या मेटसल्फ्यूरोन है, या कार्फेंट्राजोन है। अगर चौड़े पत्ते भी में इनकी अगर जो किसान भाई की अगर अलग अलग तरह की समस्या है तो उसमें एक तैयार मिश्रण भी है, या मिलाकर भी किसान भाई डाल सकते हैं, मेटसल्फ्यूरोन प्लस कार्फेंट्राजोन। तो इनका 20 ग्राम प्रति एकड़ अगर डाल लेंगे तो गेहूं में किसी तरह के भी चौड़े पत्ते की जो समस्या है उनका नियंत्रण कर सकते हैं। अगर संकरी पत्ते में है तो जैसे मैंने पहले बताया था, क्लोडेनाफोप है, या पिनोक्साडेन है, या सल्फासल्फ्यूरोन है, या जो सल्फासल्फ्यूरोन प्लस मेटसल्फ्यूरोन तैयार मिश्रण है, उनका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई। तो इनका चयन उन किसान भाइयों को अपने जो खरपतवारों के अनुरूप करना होगा। तो और ये भी ध्यान में, अगर बहुत बड़ी अवस्था है किसान भाई की, अगर जो फसल की 60-70 दिन है, तो उसमें अगर जो कहीं भी अगर खरपतवार में तो हाथ से निकाल दें। अगर 50-55 दिन तक की अवस्था है तो जो शाकनाशी मैंने बताया, इनमें कोई सी भी शाकनाशी है जो खरपतवारों के अनुरूप, इनका चयन कर और इनका स्प्रे कर सकते हैं। जी डॉक्टर शिवे, आपके बताना चाहेंगे जैविक खेती में खरपतवारों का और किस किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है? कुछ मशीनों के बारे में तो आपने बताया, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीज़ें घर पर भी तैयार की जा सकती हैं जिनसे खरपतवार या फिर कीट और बीमारियों का जो प्रकोप हो जाता है फसलों में, उसका नियंत्रण किया जा सके? हाँ देखिए, खरपतवारों के लिए तो मैंने पहले भी बताया, जैसे इंटरकल्चर ऑपरेशन ही बेस्ट वे है। और उससे 2 फायदे होते हैं, खरपतवार तो निकल ही जाते हैं और साथ साथ मिट्टी की जड़ों के अंदर जो वायु का संचार बेहतर हो जाता है होता है। उससे जो हमारे बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटी, जो हमारे जैव उर्वरक होते हैं मिट्टी के अंदर, वो एक्टिव हो जाते हैं और उस तरीके से जो पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, यदि जैविक खेती कर रहे हैं किसान भाई और खरपतवारों की ज़्यादा समस्या आती है तो वो इस तरीके से भी उनको नियंत्रण कर सकते हैं कि जब वो अपनी किसी क्रॉप का प्लानिंग करते हैं तो ऐसी प्लान करें कि हेर फेर करके फसलों को बोएं। तो हो सकता है कि जैसे धान गेहूं फसल चक्र अपना रहे हैं तो कुछ दिन के बाद में धान गेहूं के बाद में वो
अरहर गेहूं ले सकते हैं या मक्का गेहूं ले सकते हैं। इस यानी तरीके फसल चक्र जैसे हम कहते हैं। जरूरी है जी। फसल चक्र को जो है हेर फेर करके, और एक ये सिद्धांत भी है जैविक खेती का कि हमको जो फसलों को हेर फेर करके ही बोना है, उससे जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बढ़ती है और डाइवर्सिटी भी मेंटेन होती है, और खरपतवारों का जो है कम आना जाना होता है, और जो हमारे कीट पतंगे हैं उनकी भी साइकिल टूट जाती है। तो ये जरूरी है किसान भाइयों को कि यदि वो फसल का चुनाव कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखें कि फसलों को हेर फेर करके बोएं, और उसमें हो सके, संभव हो सके तो 2 दाल वाली फसलों को और हरी खाद वाली फसलों को अवश्य समावेश करें अपने फसल चक्र के अंदर। तभी उनको जो है मिट्टी की गुणवत्ता भी अच्छी बनेगी, तभी उनका अच्छी जो फसल कि जो उत्पाद है वो भी अच्छा मिलेगा, और इसके साथ साथ जो खरपतवारों का प्रकोप भी कम होगा। जी बिल्कुल। तो फसल चक्र देखिए, वो तो हम वैसे भी कहते हैं कि फसल चक्र अपनाना बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए, चाहे जैविक खेती हो या फिर अगर आप रसायनों वाली भी खेती करें, तब भी यही कहा जाता है कि फसल चक्र अपनाएं। उससे ये होता है कि जो पोषक तत्वों की लगातार एक ही फसल में उपयोग होते रहते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं मिट्टी से, तो वो बने रहें, इसके लिए फसल चक्र अपनाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासतौर पर दलहनी फसलों को शामिल करने के लिए कहा ही जाता है कि नाइट्रोजन की जो कमी है मिट्टी में वो ना हो पाए। मैं जी सर, कुछ आप कहना चाह रहे हैं इसमें? मैं ये कहना चाह रहा था कुछ इंटरक्रॉपिंग भी करें, जो सहफसली खेती है ना वो भी करना चाहिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित खेती है वो भी करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है खरपतवार कम आएंगे और उनको खरपतवारों को बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा यदि हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। जैसे गेहूं के साथ हम चने की खेती कर सकते हैं, या गेहूं के साथ लेंटिल की कर सकते हैं, या हम आलू के साथ में जो है रेपसीड मस्टर्ड की कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ऑर्गेनिक खेती के अंदर हम मिश्रित खेती करेंगे, सहफसली खेती करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और डाइवर्सिटी भी मेंटेन करें। हम ये ना हो कि एक ही जो है किस्म को उगा रहे हैं अपने फार्म के ऊपर, बल्कि 4-6 किस्मों को उगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हरपाल जी एक और दर्शक जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है, आइए बात करते हैं। हेलो हरपाल जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी हरपाल जी नमस्कार, सवाल बताइए। हाँ जी, देखिए इतने बार मैंने कहा दर्शकों से कि टेलीविजन आप म्यूट कर दें। जैविक खेती के बारे में ट्राइकोडर्मा और राइजोबियम और विवेरिया वेस्टियाना तैयार करने के लिए घर पे क्या करना पड़ेगा मेरे को? हाँ देखिए, आपको जो है ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इसकी, जो है किसी भी संस्थान से या कृषि विज्ञान केंद्र से। यदि आप ट्राइकोडर्मा विरिडी का आप एक अच्छा उत्पाद तैयार करना चाहते हैं तो इसकी एक ट्रेनिंग लें, और वहाँ से ट्रेनिंग लेके इनोकुलम लेके और फिर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी साइंस इसके अंदर नहीं है। और हमारे पूसा संस्थान में जो हमारा पैथोलॉजी डिवीज़न है वहाँ पर लक्ष्मण प्रसाद हैं, एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, वो भी इसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं किसानों के लिए, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और राइजोबियम कल्चर के लिए जो है आप हमारा माइक्रोबायोलॉजी डिवीज़न है वहाँ से संपर्क साध सकते हैं, और इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इसके लिए जो है मतलब आपको राइजोबियम के लिए हो सकता है कुछ आपको ट्रेंड मैन पावर भी रखना पड़े, क्योंकि इसका जो प्योर कल्चर आपको तैयार करना पड़ेगा, क्रॉप स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है आपको एक ट्रेंड मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। तो आप बहुत अच्छा आपका सोच है, और ये इस तरीके से आप एस्टेब्लिश करेंगे तो अपनी आवश्यकता पूर्ति करेंगे ही, साथ साथ जो आपके साथ किसान जुड़े हुए हैं आपके गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर या आपके कस्बे के साथ साथ उनकी भी आप पूर्ति करेंगे आप। बिल्कुल। और क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है तो अंत में मैं डॉक्टर चौकर आपसे समझना चाहूँगी और कुछ बातें जो आपको लगता है कि चर्चा में नहीं आ पाई या फिर उससे जुड़े सवाल नहीं आ पाए, जो कि आप बताना चाहेंगे दर्शकों को। जैसे तो कीट बीमारी का ये तो हमने मतलब कवर कर लिया था। थोड़ा सा भी जैसे अभी तापमान कम रहेगा तो एक पाला पड़ने की भी थोड़ी सी समस्या रह सकती है। तो वहाँ किसान भाई अगर भूमि में नमी कम है तो हल्की सिंचाई कर दें। जहाँ फुहारा विधि से किसान भाई सिंचाई करते हैं तो वहाँ फुहारा विधि से भी सिंचाई कर सकते हैं। तो उससे भी जो पाले पड़ने की जो समस्या रहती है, कई बार जब बाली निकलती है तब पाला पड़ता है तो उसमें थोड़ा नुकसान ज़्यादा होता है। अगर अगेती फसल में उसमें पाला पड़ता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो किसान भाई थोड़ा इस पर भी ध्यान दें। और थोड़ा सा किसान भाई जैसे सिंचाई है तो सिंचाई करते समय थोड़ा ध्यान दें, पूरा मौसम का पूरा अनुमान के हिसाब से सिंचाई करें, क्योंकि आजकल जो मौसम का पूरा अनुमान बहुत सटीक रहता है। अगर बारिश आने की संभावना रहती है तो किसान भाई सिंचाई ना करें।
और दूसरा अगर लगता है कि तेज हवा चलने की संभावना रहती है तो किसान भाई उसमें भी थोड़ा सिंचाई का अपना विलंब से तो आगे पीछे थोड़ा सा रखें। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल जैसे कि आपने बताया कि मौसम पूर्वानुमान पर ध्यान दें और देखते रहें, और जो हमारी एग्रीकल्चर एडवाइजरीज होती हैं उस पर भी ध्यान दें। हम अपने कार्यक्रम मौसम खबर के ज़रिए पूरे देश का मौसम बताते हैं ताकि हमारे किसानों को पता रहे कि कौन कौन से कृषि कार्य हैं जिस पर उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है और मौसम से किसी तरह का नुकसान ना हो। तो हेलो किसान तो हमारे जो दर्शक देखते हैं मौसम खबर भी देखिए, उसमें तमाम जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर चौकर जी। डॉक्टर शिवे, आप अंत में क्या बताना चाहेंगे? जैविक मैं ये बताना चाहूँगा, जैविक खेती जो है ये पर्यावरण हितैषी है, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रखती है और साथ साथ जो भी हम इसके अंदर ग्रो करते हैं ऑर्गेनिकली जैविक खेती के जो जिनके अंदर हम कोई भी रासायनिक खाद का या कीटनाशी का इस्तेमाल नहीं करते हैं या हार्मोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम जैविक खाद के माध्यम से ही हमारे जैविक उर्वरक के माध्यम से ही पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। तो इससे हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होता है, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ता है, साथ साथ जो हमारा ह्यूमस कंटेंट बनता है और मिट्टी की पानी छोकने की क्षमता बढ़ती है और जो हमारे जीवाणु हैं मिट्टी के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और उससे जो भी फसल हम इसके अंदर उगाते हैं वो एक अच्छी फसल मिलती है, स्वस्थ फसल मिलती है और उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो बहुत अच्छी होती है और उसको यदि हम पशुओं को खिलाते हैं या मनुष्य खाते हैं तो उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल, तो जैविक खेती के फायदे ही फायदे और किस तरह के फायदे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिवे, आपने भी समय दिया। धन्यवाद। और जैविक खेती क्यों हितैषी है इसके बारे में आपने बहुत विस्तार से हमें जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना है, लेकिन हमारा कल का विषय क्या है आइए डालते हैं नजर। कल का हमारा विषय रबी फसलों में पाले से बचाव। इसके साथ ही हम बात करेंगे शुष्क क्षेत्रीय फलों की तुड़ाई उपरांत किस तरीके से प्रबंधन से जुड़ी विशेष बातें उनका ध्यान रखें, ये कल हमारा विषय है। आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने का तरीका बहुत आसान है, ये हमारा ईमेल आईडी है, नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप चाहें तो फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक से जुड़ने के लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा, फॉलो करें, लाइक करें, वॉल पर या मैसेंजर के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। और इससे भी आसान तरीका है हमारा कॉल सेंटर नंबर, डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल करें, अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करें जिससे हम तक आपके सवाल पहुंच सके और उन सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, अपने विशेषज्ञ से लेंगे उनका जवाब। और जाते जाते ये भी बता देते हैं कि अगर ये कार्यक्रम हमारा शुरुआत से नहीं देख पाए, कुछ मिस हो गया है, तो आप इस QR कोड को स्कैन करें, डीडी किसान के YouTube चैनल से आप जुड़ सकते हैं जहां पर हमारे इस कार्यक्रम को भी देख सकते हैं। इसके पुराने एपिसोड जो भी हमारे हेलो किसान के हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और साथ ही दूरदर्शन किसान पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम YouTube चैनल पर आपके लिए उपलब्ध हैं। तो ज़रूर जुड़े डीडी किसान के YouTube चैनल से। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे विदा, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।